हेलो फ्रेंड्स, लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट के पार्ट 2 को। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसमें सेक्शन 41 हमने देखा, जो कि रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट के बारे में बात करता है। रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट का मतलब होता है कि न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत होंगे, कब रिलेवेंट होंगे। सीपीसी में हमने रेस जुडिकाटा पढ़ा था, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सेक्शन 42 को, सेक्शन 43 को और सेक्शन 44 को। तो चलो शुरू करते हैं। 42 सेक्शन ये कहती है इंडियन एविडेंस एक्ट की कि रिलेवेंसी और इफेक्ट जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री का जो कि सेक्शन 41 में दिया हुआ है। सेक्शन 41 में हमने पढ़ा कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर उन पॉइंट से या उन बातों से फुलफिल हो जाता है वो सेक्शन 41 में फॉल करेगा। सेक्शन 41 समझने के लिए आपको इससे पहली वीडियो यानी पार्ट 1 को एक बार देखना जरूरी है। इस सेक्शन 42 जो रिलेटेड है वो है जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री, जो कि सेक्शन 41 में ऑलरेडी मेंशन कर दिए गए हैं, वो रिलेवेंट हैं। ये बात 42 ये पहले ही लाइन में अपने लिख रहा है कि जो सेक्शन 41 में ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट लिख दिए गए हैं वो रिलेवेंट हैं। और अगर इस तरीके की कोई जांच रहती है, ठीक है, या इस तरीके के कोई रिलेटेड मैटर्स रहते हैं, कौन से, जो कि पब्लिक नेचर या इंक्वायरी से रिलेटेड हैं या रिलेवेंट हैं, तो उस केस में, उस मैटर में जो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री आएगा वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, निश्चयात्मक सबूत नहीं होगा। यही बात सेक्शन 42 कह रहा है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में एक ए नाम का पर्सन है जिसने बी नाम के पर्सन पे ट्रेसपास के लिए जो है सू कर दिया कि बी ने मेरी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास किया। बी से पूछा गया तो बी ने कहा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये पब्लिक राइट है मेरा कि इस रास्ते से जाना। सेम इसी मैटर पे ए ने पहले सी पर केस किया हुआ था, सेम ही लैंड के लिए। मान लीजिए लैंड है और इस रास्ते से बी गया, तो ए के हिसाब से यह है कि इसने ट्रेसपास किया मेरी प्रॉपर्टी से, लेकिन बी ये कह रहा है कि यहां से जाना पब्लिक राइट है। तो ये हमने उसमें पढ़ा ना कि अगर पब्लिक नेचर की बात रहेगी तो उस केस में जो है कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा। अब ए ने जब पहली केस सी पे भी किया हुआ था, सेम ही मैटर पे कि सी ने ट्रेसपास किया, तो उस मैटर में जो है वो फेवर आई, डिक्री आई फेवर में, किसके, डिफेंडेंट के फेवर में आई। और जब वो डिक्री डिफेंडेंट के फेवर में आई तब ये प्रूफ कर दिया सी ने कि ये जो है मेरा राइट था यहां से जाना, इसलिए मैं गया, तो मैंने कोई ट्रेसपास नहीं किया। तो इस केस में जो मतलब डिक्री आई वो भले ही सी के फेवर में आई हो, तो इस केस का हवाला दे सकता है एक तरीके से कंक्लूसिव प्रूफ दैट द राइट वे ऑफ एग्जिस्ट हो सकता है। अंडर सेक्शन 42 क्या कहता है कि जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री जो होंगे इस तरीके के मैटर में आर नॉट एडमिसेबल, एडमिसेबल नहीं है। हमने पढ़ा कि पहले से ही अगर एक सेम ही मैटर और सेम ही पार्टीज के बीच में कोई सू चल रहा है तो वही पार्टी सेम ही टाइटल के लिए, सेम ही उसके लिए, सेम मतलब अनदर कोर्ट में जो उसी के लेवल तक का कोर्ट हो उस पर नहीं जा सकते। ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है। अगर जाते हैं तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। दूसरी बात, जो इस तरीके का सी तो केस जीत गया था, तो इस तरीके का जो होगा वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा और जस्ट पीस ऑफ एविडेंस होगा। इसे हम ये नहीं कि भाई पहले उसमें ये जीत गया था तो इसमें भी जीतेगा, ऐसा नहीं है। ये जस्ट पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता, निश्चयात्मक सबूत नहीं हो सकता। इतनी सी बात सेक्शन 42 कह रहा है। नेक्स्ट है 43। सेक्शन 43 में ये कहता है कि जजमेंट एक्सेट्रा जो भी है, जो 40 से लेके 42 में है वो रिलेवेंट है। हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि वो रिलेवेंट होंगे। लेकिन ऐसे जजमेंट, ऑर्डर, बेयरएट की लैंग्वेज में जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री जो कि मेंशन है 40, 41, 42 में आर इररिलेवेंट। वो इररिलेवेंट है unless the existence of such a judgment, order or decree is an fact and issue, जब तक कि
इस तरीके के जो जजमेंट ऑर्डर और डिक्री हैं वो फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट ना हो अंडर सम अदर प्रोविजन, किसी भी और अदर प्रोविजन के अगर अंडर में नहीं है तब तक के क्या होंगे, वो रिलेवेंट होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं फिर से। मान लीजिए ए ने सी पर सू कर रखा है, ठीक है, सेपरेटली किया हुआ है। ए ने सी पर किया हुआ है और बी ने भी सी पर किया हुआ है, सेम ही मैटर के लिए किया हुआ है चलिए, लेकिन सेपरेटली किया हुआ है। ए ने अपना अलग किया हुआ है, बी ने अपना अलग किया हुआ है। यहां पर क्या हुआ, सी जो है दोषी पाया गया, लाइबल पाया गया कि था, यानी कि ए ने जो सी पर सूट फाइल किया उसमें जो है सी लाइबल पाया गया कि सी ने किया था, तो यहाँ पे सी लाइबल हो गया। तो ए जो करेगा, ए ऑब्टेन कर लेगा डिक्री अगेंस्ट सी, जो डिक्री आई अगेंस्ट सी फॉर डैमेजेस ऑन द ग्राउंड दैट सी फेल टू, अब सी क्या, सी फेल हो गया अपने पक्ष को रखने में, वो प्रूव नहीं कर पाया, तो यहाँ पे कौन जीत गया, यहाँ पे सी जीत गया। लेकिन जो फैक्ट है वो इररिलेवेंट रहेगा बिटवीन बी और सी के। ये नहीं कह सकते कि भाई सी इस पर्टिकुलर मामले में लायबल हुआ तो बी वाले केस में भी होगा, वो क्या माना जाएगा, वो इररिलेवेंट माना जाएगा। इस तरीके का अगर कोई फैक्ट आता है तो एक और एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए ने बी की गाय चुरा ली, बी कन्विक्टेड पाया गया, केस चलते चलते बी ने अपनी गाय जो है सी को बेच दी। अब ए ने क्या किया, सी पर सू कर दिया कि जो है मेरी गाय है वो इसने इसको बेची है, तो ये इससे मैं जो है हर्जाना लूंगा। तो इस केस में जो है जो ए एज बिटवीन ए और सी रहेगा, इस तरीके का जो जजमेंट रहेगा अगेंस्ट बी क्या आएगा, भाई बी है ना कन्विक्टेड, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी या उससे कंपनसेशन लेगा। तो इस केस में क्या है, जो बी रहेगा ना यहाँ वाले इसमें, तो बी से ले सकता है, वो सी से नहीं ले सकता। इस तरीके का मैटर, इस तरीके का जो अगर कोई जजमेंट आएगा ए और सी के बीच में, इस तरीके का जजमेंट जो कि बी के अगेंस्ट होगा, यानी कि बी के अगेंस्ट है, वो इररिलेवेंट माना जाएगा। हाँ, हालांकि बी की जो गाय है उसने चुराई है तो वो हर्जाना जो है कोर्ट इससे देगी, सी से कोई लेना नहीं है। ठीक, सेक्शन 44 देखते हैं। सेक्शन 44 ये कहता है कि फ्रॉड और कोल्यूजन इज ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव। अब तक तो हम पढ़ के आए कि कौन से भाई जो रिलेवेंट होंगे, यानी कि एक तरीके से रेस जुडिकाटा की फॉर्म में मतलब फेवर में ही था। वैसे तो जनरल रूल ये कहता है कि अगर कोई जजमेंट ऐसे कोर्ट ने दिया है जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट है, ठीक है, वो क्या है, बाइंडिंग है पार्टीज के बीच में ऑपरेट करने के लिए एज रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल, अगर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग चल रही है बिटवीन सेम पार्टी। रेस जुडिकाटा में यही तो होता है कि मान लीजिए ए ने बी पर कोई सूट जो है फाइल किया और फिर से ए ने बी पर या बी ने ए पर सेम ही सूट के लिए, सेम ही टाइटल के लिए, सेम ही मैटर के लिए सूट फिर से फाइल किया। सेम पार्टी हो गई, सेम टाइटल हो गया, सेम ही मैटर हो गया, तो यहाँ पे क्या जो दूसरा केस होगा वो रेस जुडिकाटा लग जाएगा, यानी कि वो कोर्ट में नहीं वो होगा, तो ये रेस जुडिकाटा का है। लेकिन सेक्शन 44 जो है, सेक्शन 44 एक तरीके से एक्सेप्शन है रेस जुडिकाटा के। कैसे समझते हैं, सेक्शन 44 कंटेन्स एक्सेप्शन टू दिस रूल। कैसे एक्सेप्शन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ये कहता है कि एक जजमेंट लाइबल है टू बी एनुअल्ड और इम्पीच कर सकता है। कौन से ग्राउंड पे इम्पीच कर सकता है, एक्सेप्शन हो गया ना। नंबर 1 तब कर सकता है ऑफ वांट जुरिडिक्शन, जब वो कोर्ट का जुरिडिक्शन उसमें आता ही ना हो, तब कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी हो, तो दोबारा से उसी लेवल के कोर्ट में या उतने ही जुरिडिक्शन के उसमें कोर्ट में दे सकता है। या फ्रॉड हो, यानी कि दोनों पार्टियों से फ्रॉड के थ्रू जो है स्टेटमेंट लिया गया हो। या तीसरा जब कोल्यूजन हो। तो इन 3 तरीकों में क्या होता है, अगर इन 3 तरीकों की बात है, ठीक है ना, या तो कपट कर दिया हो, या दुस्संगति से कर दिया हो, या न्यायालय जो है इनकॉम्पिटेंट हो, न्यायालय की क्षमता नहीं थी। मान लो न्यायालय का जुरिडिक्शन 2 लाख तक का था, लेकिन न्यायालय क्या कर रहा है, 10 लाख तक के मैटर देख रहा है, तो इनकॉम्पिटेंसी है, असक्षमता है, ठीक है ना। तो एनी सूट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एनी सूट टू अ सूट, any party to a suit or other proceeding may show that any judgment or order or decree which is relevant section 40, 41, 42
एंड विच हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी वॉज डिलीवर्ड बाय अ कोर्ट, उस कोर्ट के थ्रू दी गई है ऐसी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री किसी भी मैटर में जो कि कंपिटेंट नहीं है। तो जब वो कंपिटेंट नहीं है तो ऐसे मामले में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल नहीं लगेगा और पार्टी ये प्रूव कर दे कि ए और बी के, यानी ए ने बी पर जो सू किया था उसमें दो तीन बातें, या तो कोर्ट जो है कंपिटेंट नहीं था, कोर्ट की क्षमता नहीं थी, या दूसरा पार्टी से फ्रॉडफुली स्टेटमेंट लिया गया हो, या तीसरा कॉल्यूजन हो। ये तीन मैटर होंगे अगर इस तरीके का, तो जो है पर्सन फिर से सेम ही पार्टी फिर से सेम ही मैटर के लिए कोर्ट जा सकती हैं। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो होप सो ये सेक्शन 42, 43 और 44 आपको क्लियर हुए हों। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और एविडेंस या सीपीसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखनी हो तो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे एक बार चेक कर लेना। थैंक यू।